अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आपको जो पहला लेसन था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वो पढ़ा रहे थे, उसमें अभ्यास चल रही थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज बता करके ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेना ताकि पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए। और इसके कंप्लीट होने पर हमने आपको इसकी सारे हेडिंग बता चुके होंगे और सारे जो बीच में क्वेश्चन होंगे वो भी सारे हो चुके हैं और जो आज बचे हैं वो सारे बता करके पूरी अभ्यास भी हो जाएगी। और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो इसलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो रह गया था उसमें था 14 नंबर। कह रहा था सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें अभिक्रिया लिखना है। ये कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में जो सिल्वर का शोधन किया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए शब्दक्रिया लिखिए। तो क्यों कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि कॉपर जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। किससे अधिक क्रियाशील अधिक होता है? सिल्वर से। सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? आप इसमें थोड़ा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चूंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए कॉपर से सिल्वर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है और सिल्वर हमें क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं Cu कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो इसका जब एरो लगाएंगे तो इसकी क्रिया होगी तो ये आपका बनेगा क्या? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag क्या होगी आपकी? निकल जाएगी। यह आपका कॉपर है। इसके नीचे लिख सकते हैं कॉपर, इसके नीचे लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसके नीचे लिख सकते हैं कॉपर नाइट्रेट और प्लस क्या? सिल्वर। तो देख सकते हैं इसमें जो एल्युमिनियम था ये कम क्रियाशील था, कॉपर अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम से। कॉपर अधिक क्रियाशील है किससे? सिल्वर से। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर सिल्वर को हटा देता है, उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये आपको सिल्वर प्राप्त हो। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहां आपके इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ NO3 के 2 थे तो यहाँ भी क्या हो गए? NO3 के 2 गए। यहाँ 2 चुकी Ag के कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहाँ भी Ag के कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें ये रिएक्शन लिखनी थी तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 कह रहा है, मतलब जो इसके आज का 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अभ्यास का 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब अघुलनशील, जो घुलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए इसमें हमने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट्स बना लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाए तो लिखना है जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। किसमें? जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप, अविलेय अवक्षेप का मतलब जो घुलता नहीं है, अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है। बेरियम सल्फेट का सूत्र कि सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। देख सकते हैं ये क्या है आपका? बेरियम क्लोराइड। क्या है ये आपका बेरियम क्लोराइड। क्या है आपका? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट है ये आपका पोटेशियम सल्फेट। ये आपका है बेरियम सल्फेट। ये क्या है आपका? बेरियम सल्फेट।
और ये बेरियम सल्फेट है, यही आपका क्या है, यही आपका अवक्षेप है। ये क्या है आपका अवक्षेप है, ये क्या है आपका अवक्षेप। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण लिखिए। उपचयन अपचयन। तो उपचयन उपचयन हमने जब आपको पढ़ा रहे थे तो ये हेडिंग हमने आपको बताई थी, इनकी परिभाषाएं भी बताई थी, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, हमने लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख लेना। देखिए इसमें उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले उत्तर में देखिए उपचयन क्या होता है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। जो उपचयन है इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण पूछता है तब भी ये लिखते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है। जो उपचयन होता है इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, कोई तत्व होगा उसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर योग हो गया ऑक्सीजन का, जुड़ गया ऑक्सीजन, संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि इसके जस्ट उल्टा होता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकल जाता है, जिसमें ऑक्सीजन में ह्रास हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, अपचयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कोई डिब्बा है या इसमें कुछ कोई तत्व रखा हुआ है, इसमें हमने क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, समझ लीजिए इसका ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन इसी से अगर हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन को क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए, तो संख्या में वृद्धि होती है अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है। तो देखिए इसमें हमने एग्जांपल C+O2, कार्बन, इसको लिख लेना कार्बन या आपका ऑक्सीजन, C+O2 तो क्या हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखिए कार्बन था, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, इसलिए कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। इसके 2Cu+O2, तो देखो 2CO, देखिए इसमें कॉपर अकेला था, इसमें कॉपर और आ गया है, ऑक्सीजन एक और आ गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन में इससे जुड़ गया है, इसलिए इसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। तो यहाँ लिखा है, यहाँ कार्बन कार्बन तथा कॉपर, कॉपर देख सकते, कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इस तरीके से ये उपचयन हो गया आपका। उसके बाद अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है, ह्रास होता है। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे CO2+H2, तो देखिए यहाँ CO बन गया, देखिए इसको, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको लिख लेना, यहाँ इसमें हाइड्रोजन लिख लेना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका क्या है, जल। तो देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, जल लिखेंगे। तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो लिख दिया हमने, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ये था आपका, और इसमें कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड ये दिया हुआ है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरीके से इसके उत्तर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिखिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। ये कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। अगर X को, ये कोई तत्व है चमकदार, जिसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, ये काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। तो ये जो तत्व होता है चमकीला, ये जो वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है गर्म करने पर, तो ये क्या होता है, आपका कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो काले रंग का यौगिक हो जाता है। तो इसके उत्तर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है तत्व X का नाम कॉपर, Cu है। कॉपर का सूत्र क्या होता है, Cu। और उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड Cu। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है 2Cu+O2, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके CO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है।
तो ये कापर जो है भूरे रंग का चमकदार तत्व है, ये आपने देखा भी, कापर जो है वो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैसा पड़ जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये काले रंग का ये यौगिक बन जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कह रहा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, आप ये जानिए कि संक्षारण के कारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है किसी नम वायु में तो होती है तो क्या होती है वो, या अम्ल में के संपर्क में आती है तो वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर जाती है, जिसके कारण वो अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है। और ये लेयर ही जो बन जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। जिससे उसकी जो चलने की टाइम है वो उतने दिन नहीं चल पाती, बल्कि जल्दी ही खराब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट का लेप लगा देते हैं ताकि वो वायु या नमी के संपर्क में ना आए और वो अधिक टाइम तक सुरक्षित रहे। तो इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं संक्षारण के कारण। संक्षारण ने आपको बताया क्या होता है, संक्षारण के कारण। ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया है संक्षारण, इसलिए अच्छी तरीके से वहां से भी पढ़ लेना। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। आप जान रहे हैं कि अगर लोहे को हम किसी नमी में या खुले वायु में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या जंग लग जाती है। वही बता रहे हैं कि संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। उसे इस क्षय से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं होता। जब पेंट हो जाएगा तो लोहे और वायु का संपर्क नहीं होता है, नहीं होगा, जिससे लोहे की वस्तुएं बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसीलिए लोहे के ऊपर पेंट कर दिया। हम लोग देखिए घरों में जो घर बनते हैं उसमें लोहे की जितनी भी गेट या ग्रिल वगैरह लगाई जाती है तो उस पर क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, प्राइमर किया जाता है और उस पर पेंट कर दिया जाता है ताकि वो उसमें मूर्छा ना लगे या हम कह सकते हैं जंग ना लगे, तो वो अधिक समय तक क्या हो सकती है, चल सकती है। इसलिए पेंट किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसके नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। 19 कह रहा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों मिलाई जाती है, तो ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें देखिए आप लोग उत्तर में देख सकते हैं तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधिता हमने आपको पहले ही बताई है। इसमें क्या होता है, जो आपके ये तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ये वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके ये जो है विकृत गंधी बन जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया करती है, नहीं करती है, लिखना ठीक है। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जा सकता है। मतलब उसमें नाइट्रोजन क्या की जा सकती है, मिलाई जा सकती है। समझ रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो चिप्स की थैली होती है उस चिप्स की थैली में से क्या किया जाता है, इसको उसमें से ऑक्सीजन हटा दी जाती है और उसमें नाइट्रोजन मिला दी जाती है ताकि वो चिप्स काफी समय तक चल सके, अदरवाइज वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके उसमें नाइट्रोजन मिला दिया, क्योंकि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर कम क्रियाशील गैस है जबकि ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील है। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्रिया कर जाती है उस जो वसायुक्त होते हैं और जितने भी इस तरीके की चीजें होती हैं उनसे क्रिया करके विकृत गंधता उत्पन्न कर देती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। तो इसका ये आंसर हमने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लेना। उसके क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, विकृत गंधता, अभी विकृत गंधता के बारे में बता रहे थे, संक्षारण भी हम पीछे आपको बता चुके हैं। इसमें कह रहा है संक्षारण में देखिए जब कोई धातु, कोई भी धातु हो सकती है, अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता, नमी, आर्द्रता मीन्स नमी, गीलापन आदि के संपर्क में आती है तो उसमें क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। तो उससे क्रिया करके, जैसे जो उसमें आसपास के अम्ल या आर्द्रता, नमी है मीन्स ऑक्सीजन वगैरह होगी तो आदि के संपर्क में आती है तो उससे क्या होती है, वो क्रिया करके धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है।
इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, जान रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, इसीलिए पेंट कर दिया जाता है। क्यों लगती है? क्योंकि यह संक्षारण के कारण ही होता है। क्या होता है? जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो जंग के रूप में यहाँ परत चढ़ जाती है। उस चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब क्या है? संक्षारण में आते हैं। उसके उसमें दूसरा दिया था विकृत गंधिता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। समझ रहे? तेल तथा वसायुक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम क्रियाशील गैस को भर देते हैं ताकि वो चिप्स अधिक समय तक चल सके। हमने आपको ये पूरा लेसन पढ़ा दिया है। इसे पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे। इसमें हमने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने प्रकार बताया कि आपके जो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, मैंने बताया कौन कौन सी होती हैं। आपको हमने बताया कि जो वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ये सारी हमने अभिक्रियाएं भी आपको बताई। और जो बीच और हमने इसमें आपको ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन भी बताया है अच्छी तरीके से, और रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाया है। और जो बीच बीच में क्वेश्चन थे उनको भी हमने बताया, और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने आपको बताया है। अगर आप पूरा इसको तैयार कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में छूटेगा नहीं। तो ये लेसन आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।